घंटों के हिसाब से। आप कह सकते हैं कि जो अपराधी थे उनको क्या पकड़ा नहीं गया? क्या जो साजिश करता थे उनको पकड़ा नहीं गया? घंटों के हिसाब से पकड़ा जी। तो बैकफुट का क्या मतलब है गवर्नमेंट का? लेकिन हाँ, नवयुवकों की ये मांग थी और कि नहीं, इसको सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ठीक है, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए भी चीफ मिनिस्टर ने अपनी सहमति दी। एक तरफ कठोर कानून की बात की जाती है, यदि क्षेत्र तो कहीं भी होगा, उस क्षेत्र के लिए ऐसे तंत्र है कि भविष्य में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब जब भी कोई सोचता है वो तब वो उसका को भाजन बनना पड़ेगा उसको, और वो कर रही है गवर्नमेंट। हमारे परिवारों में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं, कई बार वो गलत कर देता है लेकिन उसको कड़ा दंड का अपराध, तो गवर्नमेंट बहुत कड़क है इस मामले में। यूकेएसएससी के अध्यक्ष बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं होता, सीबीआई जांच क्यों करा रहे हैं फिर जब पेपर लीक नहीं हुआ? मैंने बताया ना कि एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने सारे का सारे लोगों को पूरी तरीके से न केवल घंटों के हिसाब से पकड़ा और उनको अंदर किया, तो ये पर्याप्त था। लेकिन नौजवानों की इच्छा थी, मांग थी कि नहीं, इसको सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो यदि उनकी संतुष्टि सीबीआई पर हो सकती है तो ठीक है, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया, तो अच्छी बात। आप मानते कि जो हमारे सवाल का मैं जवाब दूँ? ऐसा है कि जो चीज़ सामने आती है कभी भी और आई है, उसमें गवर्नमेंट ने कितने कड़क तरीके से स्टैंड लिया और उस कानून के तहत उनको जो है जेलों के शिकंजों में भेजा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके बाद कितनी परीक्षाएं हुई, 25,000 नौकरियां हुई। 25,000 नौकरियों में बताइए ना, ये तो जो लोग बाहर के राज्य और जो बदनाम राज्य हैं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन हमारे राज्य में 25,000 नियुक्तियाँ हुई हैं। हमारी पीसीएस की इतनी परीक्षाएं हुई हैं। हमने अपने एसडीएम 2000 के बाद तो हम अपना ही तंत्र खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई इस तरीके से, यदि कहीं शिकायत आई तो पूरी ताकत के साथ उसका क्रियान्वयन भी, उनको दंड भी दिया है, उनको सलाखों के अंदर भी किया। केंद्रीय मंत्री क्यों आपकी राजनीति से दूर हुए हैं? आप लोग ऐसे क्यों? आपको क्यों लग रहा है कि मैं राजनीति से दूर हूँ? लेकिन आप बताइए ना, मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, मैं इस राज्य में 3, 4, 5 बार कैबिनेट मंत्री रहा, फिर मैं मुख्यमंत्री रहा, फिर मैं केंद्रीय मंत्री रहा और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। तो भारतीय जनता पार्टी, और आज भी 24 घंटे में से 20 घंटे में पार्टी को देता हूँ। तो मैं राजनीति से कहीं दूर होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपनी पार्टी को मजबूती देता हूँ। अब आप कहेंगे कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो चुनाव रोज ही मुझे थोड़ी लड़ना है। हमने चुनाव लड़ाना है, लोगों को हमने बहुत तैयार करनी है। तो उस ज़माने से संघर्ष करें, कुछ लोग नए भी तो संघर्ष करें। ये भी हमारे ज़माने के में से 3 बार तो ये मेरे साथ जब उत्तर प्रदेश में थे, फिर हमने इनको कहा तुम बार बार लड़ रहे हो, आप बीजेपी में आओ, यही से विधायक बनो। मुझे बहुत खुशी है कि भरत जी को हम बीजेपी में लाए और आज विधायक हैं। आपने 10 साल पहले आप क्या परिस्थितियाँ देखते थे और 10 साल बाद क्या है, अंतर आते हैं। परिस्थितियाँ सामने, जो समय के साथ चीज़ें बदलती है, लेकिन कोई राह से बेराह है ऐसा नहीं है। जो नयापन आता है वो नयापन को लेकर के आते ही है। अब जो हमारी पीढ़ी नई आ रही है, जब हम उस ज़माने में चुनाव लड़ते थे तब का समय कुछ और होता था। अब बताइए ना, तब ये कर्णप्रयाग विधानसभा कहाँ थी? देश की सबसे बड़ी विधानसभा होती थी, और ये आज 8 विधानसभाएँ, 7-8 विधानसभाएँ हो गई उनकी। कहाँ रह गया नंदप्रयाग घाट, उधर गैरसैंण अल्मोड़ा का क्षेत्र, इधर ये रुद्रप्रयाग का क्षेत्र, इधर गौचर से लेकर ये पट्टी और यहाँ से पौड़ी, और पौड़ी से पाबो, और फिर उधर पोखड़ा, वहाँ से वो नैनी डांडा, रामनगर तक पहुँच जाते और अल्मोड़ा तक पहुँच जाते। तो इतने बड़ा क्षेत्र है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य के बनने के बाद, और राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, संघर्ष भी, उन संघर्ष को अंतिम परिणति दी है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। और अटल जी ने केवल राज्य नहीं दिया, हमको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, पूर्ण राज्य दिया। कोई राज्य पूर्ण राज्य नहीं हुई। उस पहले के समय में आप देखेंगे तो बहुत वर्षों के बाद राज्य का दर्जा मिला लोगों को। हमको राज्य का दर्जा मिला, विशेष औद्योगिक पैकेज मिला,
और विशेष राज्य का दर्जा मिला, छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए हम अन्य राज्यों से बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़े हैं हम। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जो पुराने कार्यकर्ताओं की ये बड़पन है उनका कि वो नए लोगों को ला करके आगे कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं राजनीतिक जो नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, ये उन बड़े कार्यकर्ताओं का बड़पन है। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो नए कार्यकर्ता जिनको आप आगे ला रहे हैं, उनको पुरानों का सम्मान पूरी तरीके से देना चाहिए, क्योंकि ये उनका बड़पन है कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2027 में डॉक्टर निशंक पार्टी को जिताने की भूमिका रहने वाली है। इस तरह की जो तमाम सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर आ रहे हैं, हमेशा छात्र भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए जो हमारे एक आनुषंगिक संगठन है ABVP 2027 में भी रहेगा 100% रहेगा। और मैं आज नहीं बीजेपी का, हम लोग बात नहीं करते हैं केवल, हम लोग केवल वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास करते हैं, हम सिद्धांत की बात करते हैं, हम विचारों की पार्टी है और बढ़ते हैं हम। हमने इसीलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव मिला है आज भारतीय जनता पार्टी, पूरी दुनिया का। और उस पूरी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा ताकतवर नेता भी यदि देखेंगे आप पूरे परिदृश्य में विश्व के, तो आज नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे सशक्त लोगों में उभर करके आए हैं। हम चाहे कुछ भी बोलें आलोचना की दिशा में, लेकिन जब पूरी दुनिया का आप समीक्षा करते हैं तो आपको भी गर्व होता होगा कि हमारा देश कहीं पीछे नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में 2027 में भी बहुत बहुमत से जीत करके फिर आएगी। मेरा फिर से वही सवाल है कि डॉक्टर निशंक किस भूमिका में रहेंगे, सरकार या सांगठनिक? मैं जिस भी भूमिका में होऊंगा इस पार्टी को जिताने की भूमिका में रहूँगा हमेशा। बनेगी 100% बनेगी, उसमें किसी को कोई शंका नहीं है। वो निशंक बन सकता है जिसको कोई शंका हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, आपने शिक्षा की बात की, हायर एजुकेशन सारी बच्चों को, तरह के बच्चों को देहरादून जाना पड़ता है। जो हमारे महाविद्यालय गढ़वाल में है उनकी बहुत बुरी स्थिति है। सामने हमारा रुद्रप्रयाग का महाविद्यालय है, 7 किलोमीटर पैदल बच्चे वहाँ पर जाते हैं, कोई कन्वेंस के लिए उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इन चीज़ों पर क्या सरकार कभी गंभीरता से विचार करती है, जिस हिसाब से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो महाविद्यालय है वो धीरे धीरे? अच्छा है, विचार कर भी रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति का, परिवार का और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कुछ एक बार सड़क न बने तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। यदि वो पीढ़ी हमने खड़ा कर दी तो उसी पर तो पूरा देश खड़ा होगा। इसलिए ये जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इनकी सशक्तता के लिए निश्चित मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते जो मुझे सौभाग्य मिला, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने NEP 2020 बनाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की पृष्ठभूमि है। और मुझे भरोसा है कि जो NEP 2020 बनी है उसमें हार्वर्ड से लेकर के ऑक्सफोर्ड, जितने भी दुनिया की शीर्षतम विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने इस टिप्पणी को किया कि NEP 2020 भारत की पूरे विश्व में गेम चेंजर का काम करेगी, और वो अभी हमने शुरुआत कर दी है। तो मुझे लगता है आगे 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देखेंगे आप देश के अंदर। और आज भी हर क्षेत्र में आगे, हमारा बच्चा हर क्षेत्र में आगे। मुझे IIT के निरीक्षण करने का देश भर में जब मौका मिलता था तो आप सोच नहीं सकते, ये अमेरिका की सब बड़ी कंपनियों का हमारे लोग तो चला रहे हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे जो भी है, उनका CEO है भारत का है, किसी का भी, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो हमने कहा जब तुम पूरी दुनिया को चला रहे हो, अपना देश भी चलाओ ना। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारी उतनी विविधताएं हैं, उतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए उतने ही तो लोग हैं हमारे। तो नया भारत के निर्माण की बहुत तेज़ी से जो एक संरचना उठ रही है, वो निश्चित रूप में ऐसा भारत हो जो सशक्त भारत होगा। डॉक्टर साहब, वो काम मुख्यमंत्री का है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप भी और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि करेंगे, जल्दी करेंगे। अगला चुनाव आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, 2027 शुरू होने जा रहा है, उसमें भी फिर कैबिनेट बन जाएगी। विधायक उम्मीदों में रह जाएंगे? नहीं, वो फिर विधायक फिर उम्मीदों में नहीं रहेंगे, वो मंत्री बनेंगे ना। नहीं दिखेगा ऐसा लोगों का कहना।
आपको मालूम है कि गैरसैंण को मैं ही केंद्र में लाया था, और मुझे याद आता है कि 1991 में जब पर्वतीय क्षेत्र का एक अपर निदेशक होता था, बैठता था वो इलाहाबाद में, रहता था वो लखनऊ में, और कार्य क्षेत्र होता था उसका गढ़वाल कुमाऊं, और मैं पहली बार उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन मैंने खड़ा हो करके जिस तरीके से संघर्ष किया कि जब तक ये मैं इलाहाबाद गया उस निदेशालय में बैठा और मैंने कहा कि ये जो अपर निदेशक है ये उत्तराखंड में ही बैठना चाहिए, और मुझे खुशी इस बात की कि कल्याण सिंह जी ने उस बात को माना था, और मैंने उसके लिए गैरसैंण को चुना था कि ये गैरसैंण में जब रहेगा, यदि उधर से भागना चाहेगा तो पूरा कुमाऊं जा कर के, और इधर से भागना चाहेगा तो पूरा गढ़वाल होकर के बाहर जाएगा। तो गैरसैंण को उस समय आपको याद होगा जब मैं अपन निदेशालय लाया था तो हमने गैरसैंण में बहुत बड़ा उत्सव किया था। तो लेकिन गैरसैंण हमारी राजधानी का जो आपने विषय उठाया है वो गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय उस विधानसभा में दें, ये मेरा आग्रह गवर्नमेंट से भी रहेगा। और वो केंद्र है हमारा, उसका निश्चित रूप में अच्छी तरीके से विकसित होना चाहिए। में आपदाएं कितनी चुनौती से लगातार आपदा आपने तो देखा ही, हम जो हिमालय के लोग हैं बहुत जब ये मौसम आता है तो स्वाभाविक कि उस समय हम लोग सहमे रहते हैं। हिमालय में ये बहुत चुनौती हमारे सामने हैं, और जो आप कह रहे हैं कि कितनी चुनौती, तो हर कदम पर चुनौती है आपदा की, लेकिन हम लोग उसको जूझते भी हैं, झेलते भी हैं और फिर रास्ता भी निकालते हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा विकास कार्य हैं तो इन आपदाओं की चुनौतियों जो तीव्रता है उसको और बढ़ा गया है। देखिए क्या है, देखिए क्या है, एक वक्त था, मैं अभी इनको बता रहा था कि इधर से जब हमारा ये इस पट्टी में जा नहीं रहे थे, मतलब सड़क नहीं थी धनपुर पट्टी में, या दूसरी जगह जो उधर से आते थे, तो मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर ये पटवाल जी हैं, ये तमाम लोग हैं, ये हैं हमारे बैठे हैं, ये सब हम खड़े होकर के, और हमने कहा कि देखा जाएगा, जेल जाएंगे, लेकिन सड़क चाहिए, क्योंकि मेरी माँ बहन जो 10 किलोमीटर से जो है आधा, यदि उसकी तबीयत ख़राब होती है तो आधे रास्ते में आकर के जो है वो दम तोड़ देती है। तो हम उस थे, विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन क्या है, विकास के साथ साथ ही कठिनाइयाँ भी हैं, तो इसमें संतुलन होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए और उसका विकास किस तरीके का हो। इसलिए मैंने उस समय जब मैं मुख्यमंत्री था तो हिमालय का विशेष प्राधिकरण बनाया था मैं इस मान्यता का हूँ हमेशा ही कि हिमालय बिल्कुल अलग क्षेत्र है, इसका मानस अलग है, इसके परिस्थिति अलग है, यहाँ का मन अलग है, यहाँ का व्यक्ति अलग है, यहाँ की सभी चीज़ अलग है, इसलिए इसको आम लोगों के साथ मत करो। यहाँ का तो जो जन है वो भी देश के लिए पूंजी है। हम बहुत भावुक लोग हैं पहाड़ के लोग, लेकिन उतने पुरुषार्थी भी हैं। इसीलिए आपने देखा कि औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर और राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है, और दूसरी पंक्ति में उसकी माँ बहनें सेनानियों की तरह जूझती हैं। तो ये क्षेत्र बिल्कुल अलग क्षेत्र है, इसका सम्मान उसी ढंग से होना चाहिए, इसका विकास भी हो, और विकास के लिए ही हम लोगों ने राज्य बनाए। लेकिन आपका जो कहना है कि किस तरीके से जब विकास होते हैं तो स्वाभाविक ही है कि तब अब जब सड़कें चौड़ी बनेंगी, पहले कैसे होती थी, आप यहाँ से देहरादून कितने घंटों में पहले जाते थे और आज कितने घंटे लगते हैं। तो सुविधा भी हुई है, लेकिन सुविधा के साथ साथ कठिनाई भी आई हैं, तो इनका समन्वय हम लोगों को करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, उसके बाद कहा जा रहा है उसमें कुछ सत्यता भी है। देखिए क्या होता है, किसी का भी प्रमाण लोकतंत्र में चुनाव होता है, और चुनाव होने के बाद वो जीत कर आता है, तो जो सच बोल रहा है वही जीत के आ रहा है, ये लोकतंत्र है। तो ये कहना कि लोग क्यों नहीं मान रहे हैं, अच्छा हम चुनाव में लगातार जीत रहे हैं, मान रहे हैं ना तभी तो जीत रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं, नहीं तो लोग घरों में बिठाते थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये सब झूठ, और जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। यदि आंकड़े बताते, क्योंकि मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, मैंने देखा है, मैंने 10,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की इस उत्तराखंड की, चप्पा छाना हुआ है मैंने, तो तब और अब ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष है उसके सामने प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है।